प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हस्तक्षेप राज्य के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। मैं बीए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट के हस्तक्षेपवादी राज्य है उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर भागीरथ मल। पहला इसके पक्ष में पहला तर्क ये दिया जाता है कि नैतिकता का तर्क हस्तक्षेपवादी राज्य के जो समर्थक हैं, विचारक हैं, ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति पर बाहर से लगाए गए प्रतिबंध उतने प्रभावी नहीं होते जितने कि उसके स्वयं के द्वारा विकसित किए गए प्रतिबंध होते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण स्वतंत्रता दी जाए तो उसे इस बात का भी ध्यान रहता है कि दूसरों की स्वतंत्रता भी उसके बराबर है। अतः उसके अंदर स्वयं के अंदर एक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का विकास होता है। साथ ही इस स्वतंत्रता और आचार संहिता से मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास भी होता है। वहीं दूसरी ओर किसी व्यक्ति को निश्चित नियमों के अंतर्गत विकास करने को कहा जाए तो उसका विकास भी सीमित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक रूप से बंधन मुक्त रहने की प्रवृत्ति के कारण नियमों को तोड़ना चाहता है। उसका श्रेष्ठ उदाहरण जापान में नैतिकता का उच्च स्तर होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति नियमों का पालन करता है, जबकि भारत में इसकी मिश्रित प्रवृत्ति पाई जाती है। हस्तक्षेपवादी राज्य के पक्ष में दूसरा तर्क वैज्ञानिक तर्क देते हैं। चार्ल्स डार्विन के विकास की अवधारणा के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन से प्रेरित है। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी डार्विन के सिद्धांत के समान सर्वोत्तम की उत्तर विजेता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा का प्रतिपादन किया। डार्विन के सिद्धांत में कहा गया कि प्रकृति में सिर्फ वही प्राणी जीवित रह सकता है जो सामर्थ्यवान है और जो जीवन में संघर्ष करता है, वही विजय होता है। अर्थात जो प्राणी प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है वह जीवित रहता है, बाकी प्रकृति द्वारा या अन्य प्राणी द्वारा मार दिया जाता है। इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत के अनुसार चूंकि हस्तक्षेपवादी राज्य में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है, समान अधिकार व स्वतंत्रता दी गई है, अतः योग्य व्यक्ति अपनी क्षमता, कौशल व बुद्धि के आधार पर इस प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त कर ही लेगा। साथ ही संघर्ष से ही हुनर निखरता है कि लोकोक्ति भी यहाँ साबित होगी। प्रत्येक व्यक्ति जितना संघर्ष करता है उतना ही ज्यादा सीखता है। अगला पॉइंट तार्किक तर्क में पक्ष में आर्थिक तर्क है। इस तर्क के सबसे बड़े समर्थक एडम स्मिथ हैं। उसके अनुसार जहाँ तक संभव हो राज्य या सरकार की व्यक्ति के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, पर बुद्ध स्वतः ही व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में सर्वोत्तम का प्रदर्शन करने व सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर सरकार की हस्तक्षेपवादी नीति स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, जो प्रत्येक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा कमाने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार के स्वतंत्र बाजार व प्रतिस्पर्धा से व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता, बुद्धि के आधार पर अधिक से अधिक धन कमा सकेगा। अतः उन दोनों परिस्थितियों में देश के आर्थिक विकास की सहायता मिलेगी। तीसरा अगला पॉइंट है अनुभवमूलक तर्क। व्यक्तिवादी इस तर्क के समर्थन में कहते हैं कि यह अनुभव किया गया कि सरकार का हस्तक्षेप किसी कार्य, उद्योग अथवा व्यापार की कुशलता को समाप्त कर देता है और पहल क्षमता को हतोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त सरकारी हस्तक्षेप नौकरशाही के अवगुणों यथा
अक्षमता, लालफिताशाही, कार्य में अनावश्यक देरी, धन का अपव्यय, भ्रष्टाचार आदि भी इसमें शामिल कर देती है, जिससे धीरे धीरे अपनी क्षमता और उत्पादकता खो देती है। अधिकांश सरकारी विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, लोक उपक्रमों में इसे देखा जा सकता है, जबकि किसी निजी संस्थान में कुशलता, मितव्ययिता, त्वरित कार्यवाही और अधिक उत्पादन आवश्यक गुण होते हैं। इस प्रकार ये तर्क दिया जा सकता है कि आर्थिक आधार पर या अनुभवमूलक तथा अनुभवमूलक आधार पर इसके हस्तक्षेपवादी राज्य के विचारक इस विचार का समर्थन करते हैं। राजनीतिक तर्क के रूप में हम देखें तो हस्तक्षेपवादी अवधारणा राज्य को साधन, व्यक्ति को साधन मानती है। राज्य का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति की प्रसन्नता को मानती है, परंतु व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य पहले से ही अनेक कार्यों के भार से दबा हुआ है। जब उस पर लोक कल्याण जैसा बाहरी कार्य और भारित करना उचित नहीं होगा, इसलिए राज्य पहले कार्यों से दबे होने के कारण उसके अधिक कार्य नहीं देने चाहिए। न्याय एवं नैतिक तर्क जीन जेम्स रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये कथन प्राकृतिक स्वतंत्रता के हनन के संदर्भ में कहा गया है। अतः राज्य को किसी व्यक्ति की इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं और सुविधाओं का विकास श्रेष्ठ तरीके से कर सकता है यदि उसे किसी बाह्य कारक द्वारा उसके दिशा निर्देश नहीं दिए जा रहे हों। इस प्रकार हस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थन में तर्क दिए जा सकते हैं। अब इसके विपक्ष में तर्क हम इस प्रकार से दे सकते हैं। हस्तक्षेपवादी राज्य के विपक्ष में तर्क विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं। उनमें से पहला है राज्य का लोक कल्याण राज्य के रूप में उदय। हस्तक्षेपवादी राज्य अवधारणा की आवश्यकता को नकारती है और इसे सिर्फ नकारात्मक राज्य के रूप में ग्रहण करती है। वहीं दूसरी ओर इस अवधारणा के स्वर्णकालीन यानी 19वीं शताब्दी के मध्य से ही यूरोप सहित संपूर्ण विश्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास हुआ, जो अब तक बनी हुई है और लगातार वृद्धि कर रही है। वहीं हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा अब सिर्फ सैद्धांतिक रूप से विद्यमान है। लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य ने यह सिद्ध किया है कि राज्य एक सार्वकालिक आवश्यकता है, क्योंकि जिन परिस्थितियों का हस्तक्षेपवादी राज्य समर्थन करता है वैसी परिस्थितियों का अनुमान राज्य की उत्पत्ति से पहले होना लगाया जा चुका है और उन्हें अराजक परिस्थितियों से निकलने के लिए राज्य संस्था का विकास किया गया था। वर्तमान में पूरे विश्व में लोक कल्याणकारी राज्य सभी परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है जिनमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके तथा जिसका अनुमान हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा में राज्य के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्रता दिए जाने पर लगाया जा सके। दूसरा, हस्तक्षेपवादी राज्य के विपक्ष में तर्क हम दे सकते हैं। स्वतंत्रता पर तार्किक प्रतिबंध आवश्यक है। अब्राहम लिंकन ने स्वतंत्रता पर तार्किकता पर जोर देते हुए कहा कि मेरी हथेली के घूमने का अधिकार वहां समाप्त हो जाता है जहां से तुम्हारा नाक शुरू होता है, अर्थात एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां दूसरे व्यक्ति की प्रारंभ होती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता कभी निरपेक्ष नहीं होती, वह किसी न किसी के सापेक्ष होती है। अतः इसी सीमा के निर्धारण के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। कानून किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित या सीमित नहीं करता, बल्कि वह प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट है सर्वोत्तम की आजीविकता की अवधारणा अमानवीय है। हर्बर्ट स्पेंसर की अवधारणा मत्स्य न्याय का समर्थन करती है। वहीं बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, अर्थात सशक्त व्यक्ति
अशक्त व्यक्ति का शोषण करता है। वर्तमान संदर्भ में मानवाधिकारों के अनुसार यह अवधारणा अन्यायपूर्ण, अमानवीय, क्रूर व खतरनाक है, क्योंकि इस अवधारणा ने उन व्यक्तियों का प्रभुत्व हो जाएगा जिनके पास पैसा है या जो अपराधी हैं, तथा कमजोर और गरीब लोगों का शोषण किया जाएगा, उन पर अत्याचार किया जाएगा। वर्तमान में सीरिया जैसे देशों में ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न हो गई, परंतु वहां मानव के व्यक्तित्व एवं आर्थिक विकास जैसी कोई अवस्था नजर नहीं आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं होता। हस्तक्षेपवादी अवधारणा ये मानती है कि व्यक्ति को समान स्वतंत्रता दी जाए तो वह अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करता है। परंतु यहाँ ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से समान नहीं होता। यहाँ तक कि प्रकृति द्वारा बनाई गई शारीरिक संरचना भी समान नहीं होती, तो अन्य कारकों का समान होना असंभव है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग होती है, जिसके कारण उसके कार्यकरण व क्षमताओं को प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत हित सामान्य हित से ऊपर है। रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए कहा है, सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण एवं न्यायसंगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी होती है। सामान्यतः व्यक्तिगत हित व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होते हैं और सामूहिक हित भी सामूहिक स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, परंतु सामान्य हित सभी नागरिकों के कल्याण से प्रेरित होता है तथा किसी भी व्यक्ति के लिए कभी हानिकारक नहीं हो सकता। अतः व्यक्तिवादियों द्वारा व्यक्तिगत हित को महत्व दिया जाना अतार्किक है, क्योंकि व्यक्तिगत हित में निहित स्वार्थ किसी अन्य व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति अपने मामले में सर्वश्रेष्ठ निर्णायक नहीं हो सकता। यह एक नैसर्गिक न्याय की अवधारणा से प्रेरित है, जो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में स्वयं निर्णयकर्ता नहीं हो सकता। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे मामलों में वह पक्षपाती हो जाता है और स्वयं का स्वार्थ बीच में आ जाता है। अतः हस्तक्षेपवादी अवधारणा के समर्थक ये मानते हैं कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है। में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मनुष्य की बुद्धि, क्षमता, सोच, दृष्टिकोण आदि का विकास उसके आसपास के वातावरण के अनुसार होता है तथा वह उसे श्रेष्ठ लगता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि वह सही हो। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र बाजार व प्रतिस्पर्धा हानिकारक है। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति हमेशा सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं, क्योंकि सर्वहारा वर्ग पूंजीपतियों को अपना श्रम बेचता है और बहुत अल्प मात्रा में प्रतिफल प्राप्त करता है। हस्तक्षेपवादी अवधारणा की आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप की मान्यता के कारण पूंजीवाद का विकास होता है तथा देश की अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक संसाधनों पर कुछ ही व्यक्तियों का अधिकार हो जाता है, जो समानता के अधिकार के विरुद्ध हैं। कुछ व्यक्तियों का पूंजीवाद के कारण ही समाजवाद का विकास होता है, जो साधनों के समान वितरण पर बल देता है। उपरोक्त तर्कों से स्पष्ट होता है कि हस्तक्षेपवादी अवधारणा का वर्तमान संदर्भ में उपयोगिता नहीं है, क्योंकि उसकी अधिकांश अवधारणाएं मानवाधिकार, लोक कल्याणकारी आदि अवधारणाओं के विरुद्ध है। हस्तक्षेपवादी राज्य केवल 3 प्रकार के कार्य करता है। कार्यों के बारे में बात करें तो 3 प्रकार के कार्य करता है। राज्य की बाहरी सीमाओं की रक्षा करने के संबंध में इसके चिंतक समर्थन करते हैं, आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने की बात करते हैं, और जो उपद्रवी है उसको दंडित करने, न्याय प्रदान करने की बात करते हैं। इसके अलावा हस्तक्षेपवादी राज्य के विचारक राज्य को अन्य कार्य नहीं देना चाहते। ये मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। इस प्रकार हम हस्तक्षेपवादी राज्य के बारे में अध्ययन कर चुके हैं।
धन्यवाद। जय भारत।